हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 28, जिसका टॉपिक है ऋतुएं, उसको पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 8 सितंबर 2020। उसको समझेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं जो इसमें मेन पॉइंट क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कोरियालिस बल के बारे में। कोरियालिस जो फोर्स होती है वो होती है जब पृथ्वी रोटेट करती है तो उससे जो बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कोरियालिस बल। इस बल के कारण क्या होता है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। और ये हमारे किस चैप्टर से है? ऋतुएं से। तो इन सब चीज़ों का ऋतुओं पे फ़र्क पड़ता है, हमारी जलवायु पे, है ना। तो उसी के बारे में बताया है कि ये कोरियालिस बल है, ये भी हमारी जो जलवायु है उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती हैं? जेट धाराएं 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल की छूमंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई, जहां 12,000 मीटर से लेके ज़्यादा होती है, वहां पर एक संकरी पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। मतलब ये जेट धाराएं जो होती हैं ये पश्चिमी पवनें होती हैं ना। और जो ये पाई जाती हैं कहाँ? जब ये परत होती है ना, जो वायुमंडल की जो परतें होती हैं, तो क्षोभ मंडल जो होता है उसमें उससे ज़्यादा जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ये जेट धाराएं वहाँ पे होती हैं। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब गर्मियों में थोड़ी धीमी होती है लेकिन सर्दियों में इनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ होती हैं, मतलब तेज तूफान होती हैं, जो वो भूमध्य क्षेत्र से आने वाले पश्चिम प्रवाह के कारण होते हैं। कैसे होते हैं ये? जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से पश्चिमी प्रवाह आते हैं उसकी वजह से ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सर्दियों के महीने में। मतलब आप इनको ठंडी पवनें समझिए। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इनसे भी हमारी जलवायु पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, ठंडक बन जाती है। ठीक है, अब देखें, अब होता है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? क्रिसमस के टाइम में ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पे 2 से 5 साल के बाद गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया जाता है। मतलब जब 2 से 5 साल के बीच के बाद तो ये क्या हो जाती है? ये गर्म हो जाती है। पहले होती है ठंडी पेरू जलधारा और फिर जब ये गर्म हो जाती है 2 से 5 साल के बाद, तो इसको हम नाम दिया गया है एल नीनो। ठीक है, ये एक स्पेनिश शब्द है। जो एल नीनो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक स्पेनिश शब्द है। इसका अर्थ होता है बच्चा या बेबी क्राइस्ट, है ना। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि थोड़े से टाइम के बाद जो इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको एल नीनो बोलते हैं। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। क्योंकि ये एल नीनो क्या है? ये समुद्र की जलधारा है ये। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी, ये वैसी पवनें होती हैं और ये समुद्र के अंदर की है। इससे जलवायु पे इफेक्ट पड़ता है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को ये स्थिर कर देती हैं। ठीक है, ये एल नीनो का ये इफेक्ट होता है। अब देखते हैं मानसून। मानसून तो आपको पता ही है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मौसम, है ना, मौसम। तो ये कहाँ ये अरबी शब्द है। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं। मतलब एक साल के टाइम ऑफ पीरियड में जो चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मानसून। मानसूनी जलवायु की एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। ठीक है, इसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है ना। इसमें मौसम की अवस्थाएं एक बार ठंडी, एक बार गर्मी, एक बार मानसून, एक बार मानसून की वापसी। तो ये क्या होती है? ये होती हैं आपकी मानसून। ठीक है, अब देखो भारत में जो 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, कौन कौन सी होती हैं? एक शीत ऋतु होती है, एक ग्रीष्म ऋतु होती है, एक मानसून का आगमन और एक मानसून की वापसी। मतलब ये 4 ऋतु हैं।
एक ठंडी हो गई, एक गर्मी हो गई, और जब एक बारिश शुरू होती है और एक बारिश जब चली जाती है, तो ये 4 होती हैं। अब देखो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है। शीत मतलब जो हमारी ठंडी होती है, सर्दी, उसमें ये कब आती है? नवंबर से फरवरी के बीच इसका टाइम माना जाता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। जो पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल से उठती हैं और समुद्र की ओर चली जाती हैं। उत्तर भारत में दिसंबर व जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। ये हमें पता ही है कि दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे होते हैं, हमारी बर्फ़ जमी रहती है उसमें। यहाँ कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। ठंडियों में सामान्यतः आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें स्थिर और परिवर्तित होती है। तो ये इस तरीके का होता है, कैसा मौसम होता है शीत ऋतु में। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है, मतलब वहाँ पे इतनी ठंडी नहीं होती। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है ना। ज़्यादातर क्या होता है, सर्दियों के टाइम में ज़्यादातर बारिश नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु में अगर हम जाएंगे तो वहाँ तट पर कुछ बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है ना। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु का हमें पता ही है, गर्मी कब होती है? मार्च से मई तक होती है। और उत्तरी मैदानों में तापमान में अत्यधिक वृद्धि, जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार हो जाता है। ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म और सूखी पवनें चलती हैं, शुष्क पवन चलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। तो वो चलती हैं। कई बार तेज हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी हो जाती है, या फिर हिमवृष्टि भी हो जाती है, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये टर्म भी आपको याद रखना है। ऋतु के अंत में कर्नाटक व केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा, जिसे आम जल्दी पक जाते हैं, जिससे ठीक है, वो ऋतु के जब अंत आती है, ग्रीष्म ऋतु का एंड आता है जब, तो हम देखते हैं ना कि आम पकने लगते हैं इसमें जून के महीने में, तो वही है, तो आम वर्षा कहलाती है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं कि अब भाई आम, अब बारिश हो गई है, अब आम मीठे आएंगे। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। जो क्या होते हैं, जो प्रायद्वीपीय भाग होते हैं उसमें जो समुद्री पवनों के जो प्रभाव होता है उससे तापमान के प्रतिरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं इसमें। एल नीनो से क्या आप समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? तो हम लिख देंगे इसका आंसर, आप ये लिख देंगे, एल नीनो क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को कहते हैं। इसकी उपस्थिति से समुद्र के सतह के तापमान में वृद्धि होती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया इसके पहले क्वेश्चन का आंसर। आप देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों? ये समझा कर लिखिए। तो हम लिख देंगे, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा अधिक शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर इसलिए है क्योंकि दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है और चेन्नई समुद्र के पास है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन पिछले वर्कशीट में भी आया था, वो ही है, इसमें भी वही कारण है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें दी हुई तो है इतनी सारी विशेषताएं, तो लिख दो। भारत में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें स्थिर और परिवर्तित होती हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथे का आंसर क्या है। मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करिए। तो हम इसको ये लिखेंगे, मानसून एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होती है। मानसूनी जलवायु एक विशेषता मौसमी प्रतिरूप है जिससे मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। भारत में ये 4 ऋतु होने की वजह से मानसून अधिक परिवर्तित रहता है। भारत में 4 ऋतु होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी।
ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 28। अगर आपको समझ में आई है या आपको वीडियो से किसी भी तरह की हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करना, सो दैट उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।